हमारे पास यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए कुछ बेहतरीन नोट्स हैं। हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उस कहानी और उस क्यों को समझना है जो इन सब तथ्यों को आपस में जोड़ता है। हम ये देखेंगे कि भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ आखिर क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात शुरू करेंगे संविधान की उन धाराओं से जो सरकार को ये नक्शा बदलने की ताकत देती हैं। फिर उस ऐतिहासिक सफर पर चलेंगे जहां भाषा के नाम पर पूरा देश ही बदल गया। और आखिर में हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उस फर्क को समझेंगे जहां अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवार उलझ जाते हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है, ये ताकत आती कहां से है? मतलब संविधान में ऐसा क्या लिखा है जो संसद को किसी राज्य की सीमा बदलने या एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है? ये अधिकार संविधान के पहले ही भाग में दिया गया है, अनुच्छेद 1 से 4 के बीच। शुरुआत होती है अनुच्छेद 1 से, जो कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ संघ या यूनियन शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है। यह किसी समझौते का नतीजा नहीं है जैसे अमेरिका में है। इसका मतलब है कि भारत एक है और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघ अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। अगर संघ अविनाशी है और राज्य उससे अलग नहीं हो सकते, तो फिर संसद उनकी सीमाएं कैसे बदल सकती है? ये तो एक तरह से राज्यों के अस्तित्व को ही कमजोर करता है ना? यही तो भारतीय संविधान की सबसे अनोखी बात है और यहीं से विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का सिद्धांत आता है। अनुच्छेद 3 ये संसद को एक असाधारण शक्ति देता है। संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटा बढ़ा सकती है, उसकी सीमाओं में बदलाव कर सकती है, यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। मतलब संघ को कोई नहीं तोड़ सकता, पर संघ के भीतर राज्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। अच्छा, तो ये है वो मूल सिद्धांत। पर इसकी प्रक्रिया क्या होगी? मान लीजिए एक नया राज्य बनाना है, तो क्या संसद बस सुबह उठकर ये फैसला ले सकती है? नहीं, इसकी एक तय प्रक्रिया है। सबसे पहला कदम यह है कि ऐसा कोई भी बिल सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पेश हो सकता है। ये पहला चेक पॉइंट है। ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, उसके बाद क्या? इसके बाद राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं ताकि वो उस पर अपनी राय दे सकें, और इसके लिए एक समय सीमा भी तय की जाती है। और यहीं पर वो सबसे दिलचस्प बात आती है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। उस राय की क्या अहमियत है? क्या वो संसद पर बाध्यकारी होती है? बिल्कुल नहीं, और यही इस प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली पहलू है। राज्य विधानसभा की राय मानना या ना मानना ये पूरी तरह से संसद पर निर्भर करता है। राज्य चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, संसद अपने हिसाब से आगे बढ़ सकती है। वो राय बस एक सलाह है, आदेश नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात लगती है। मतलब आप एक राज्य से उसकी राय पूछ तो रहे हैं, पर उसे मानने की कोई मजबूरी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या संविधान बनाने वालों को राज्यों पर मतलब भरोसा नहीं था? भरोसे से ज्यादा ये देश की एकता और अखंडता की चिंता थी। संविधान निर्माता ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि क्षेत्रीय हित कभी भी राष्ट्रीय हित पर हावी ना हो पाए। वो एक मजबूत केंद्र बनाना चाहते थे जो देश को एक रख सके। इसीलिए अंतिम फैसला लेने की शक्ति संसद को दी गई, राज्यों को नहीं। राज्य की राय जानने का प्रावधान बस एक संघीय भावना का सम्मान करने के लिए है। समझ गई। तो राज्य की राय आने के बाद बिल वापस संसद में आता है। फिर क्या होता है? फिर उस बिल को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास करना होता है। सिंपल मेजॉरिटी। मतलब जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा का समर्थन। कोई विशेष बहुमत नहीं। दोनों सदनों से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो बस भारत का नक्शा बदल जाता है। तो ये तो हुई कानूनी प्रक्रिया, पर इस ताकत का इस्तेमाल करने की नौबत क्यों और कैसे आई? इसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है ना, जो आजादी के फौरन बाद ही शुरू हो गई थी। बिल्कुल। आजादी के समय भारत, आप देखिए, छोटी बड़ी 550 से ज्यादा रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ था। तो सवाल ये था कि इन्हें मिलाकर जो नए राज्य बने, उनका आधार क्या हो? भाषा, संस्कृति या सिर्फ प्रशासनिक सुविधा? इस पर बहुत मतभेद थे। और इसी बहस को सुलझाने के लिए सबसे पहली कोशिश हुई 1948 में, जब एस.के. धर की अध्यक्षता में धर आयोग बना। हाँ, इस कमीशन को यही काम दिया गया था कि वो बताए कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाना ठीक रहेगा। धर आयोग ने पूरे देश का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट में इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि देश अभी अभी धर्म के आधार पर बटा है। अब अगर भाषा के आधार पर बांटेंगे तो देश की एकता को खतरा हो सकता है।
उन्होंने कहा कि आधार प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए, भाषा नहीं। लेकिन इस रिपोर्ट से खासकर दक्षिण भारत में बहुत नाराजगी फैली। तो मतलब देश के बड़े नेता भाषा के आधार पर देश को और बांटने से डर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अभी अभी हुए पार्टीशन का जख्म ताजा है और ये एक और पैंडोरास बॉक्स खोल देगा। आपने बिल्कुल सही समझा। इसी नाराजगी को शांत करने के लिए कांग्रेस ने अपनी एक समिति बनाई, जेवीपी समिति। इसमें 3 बड़े दिग्गज थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति ने भी लगभग धर आयोग वाली बात ही दोहराई और कहा कि अभी भाषा के आधार पर राज्य बनाने का सही समय नहीं है। तो दो बड़ी रिपोर्टें कह चुकी थीं कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, लेकिन इसके बावजूद बना और यहीं से भारत की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। हाँ, ये एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था। मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी लोग थे, वो अपने लिए एक अलग आंध्र राज्य की मांग कर रहे थे। इसी मांग को लेकर पोट्टी श्री रामुलु नाम के एक गांधीवादी नेता आमरण अनशन पर बैठ गए और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस एक घटना ने पूरे तेलुगु भाषी इलाके में आग लगा दी। हिंसक प्रदर्शन होने लगे और सरकार पर दबाव इतना बढ़ गया कि उन्हें झुकना पड़ा। बिल्कुल, जो बात नेहरू और पटेल सालों से टाल रहे थे, वो उन्हें रातों रात करनी पड़ी। अक्टूबर 1953 में सरकार ने भाषाई आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश के गठन का ऐलान कर दिया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। एक आंदोलन ने वो कर दिखाया जो 2 आयोग नहीं कर पाए थे। और जाहिर है, एक बार दरवाजा खुला तो फिर बाकी लोग भी लाइन में लग गए होंगे। यही हुआ। देश के कोने कोने से भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। अब सरकार के पास इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसीलिए 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। जी, इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। और इस आयोग ने ही भारत का वो नक्शा बनाया जिसकी छाप आज भी दिखती है। हाँ, इस आयोग ने 2 साल तक काम किया और माना कि राज्यों के गठन का मुख्य आधार भाषा को बनाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। राष्ट्रीय एकता को सबसे ऊपर रखा। इसी आयोग की सिफारिशों पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास हुआ, जिसने भारत के राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह से बदल दिया। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 1956 के बाद ये सिलसिला रुका नहीं। असल में राज्यों के बनने की कहानी तो यहाँ से और तेज हो गई। लेकिन ये जो दर्जनों बदलाव हुए, इन्हें एक एक कर याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या इसे समझने का कोई आसान तरीका है? जरूर, हम इसे कुछ दौर में बांट सकते हैं। 1956 के बाद पहला बड़ा दौर था 1960 के दशक का, जब बड़े राज्यों का भाषाई आधार पर बंटवारा हुआ। जैसे 1960 में बॉम्बे राज्य को मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात में बांट दिया गया। फिर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, जिससे पंजाबी भाषी पंजाब, हिंदी भाषी हरियाणा और पहाड़ी इलाका हिमाचल प्रदेश बना। अच्छा, तो 60 का दशक भाषा के नाम रहा। इसके बाद 70 और 80 का दशक पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट के नाम रहा। इस दौर में वहां की जनजातीय पहचान और संस्कृति को सम्मान देते हुए कई नए राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बने। 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। फिर 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। और फिर आता है साल 2000 का दौर, जिसका आधार भाषा नहीं था। बिल्कुल, साल 2000 में बने 3 बड़े राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का आधार भाषा नहीं, बल्कि पिछड़ापन, विकास की जरूरतें और प्रशासनिक सुविधा थी। और सबसे हालिया उदाहरण 2014 में तेलंगाना का है, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। और सबसे ताजा और सबसे बड़ा बदलाव तो 2019 में हुआ, जिसने एक राज्य को खत्म ही कर दिया। हाँ, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो तेलंगाना बनने के बाद जो संख्या 29 राज्यों की हो गई थी, वो वापस 28 पर आ गई। जी, आज की तारीख में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये संख्या सीधी सीधी परीक्षा में पूछ ली जाती है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो अक्सर उलझाता है। एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में आखिर फर्क क्या है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। सबसे बुनियादी फर्क शासन के तरीके का है। राज्य भारतीय संघ की एक स्वायत्त इकाई है। हाँ। उसकी अपनी चुनी हुई सरकार होती है, अपना मुख्यमंत्री होता है,
वो अपने आंतरिक मामलों के लिए काफी हद तक स्वतंत्र होते हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सीधे केंद्र सरकार के शासन में होते हैं। उनका प्रशासन राष्ट्रपति के जरिए चलाया जाता है। तो इसका मतलब उनके प्रशासनिक मुखिया भी अलग अलग होते होंगे। बिल्कुल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं और ये सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं। और विधानसभा का क्या वो दोनों जगह होती है? नहीं, और यही सबसे बड़ा व्यवहारिक अंतर है। हर राज्य में एक विधानसभा का होना अनिवार्य है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में ऐसा नहीं है। कुछ में तो विधानसभा है, पर ज्यादातर में नहीं है, और यहीं पर अक्सर गलती होती है। तो वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री रखने का अधिकार है? वर्तमान में ऐसे 3 प्रदेश हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इन तीनों में विधानसभा और मंत्री परिषद का प्रावधान है। मतलब यहाँ की जनता अपनी सरकार चुनती है। और वो कौन से हैं जहाँ कोई विधानसभा नहीं है और सारा नियंत्रण केंद्र के हाथ में है? ऐसे 5 हैं: अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप और लद्दाख। इनका शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के जरिए होता है। इसमें दिल्ली का मामला तो और भी खास है। उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा भी मिला हुआ है। हाँ, संविधान का अनुच्छेद 239A दिल्ली को एक विशेष दर्जा देता है। यहाँ विधानसभा और मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन 3 बहुत महत्वपूर्ण विषय, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि, ये दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जी, ये सीधे केंद्र के नियंत्रण में है, उपराज्यपाल के माध्यम से। तो दिल्ली की सरकार एक तरह से सीमित शक्तियों वाली सरकार है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में एक बार फिर से स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे नया बदलाव है। 2019 के कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी की तरह यहाँ विधानसभा का प्रावधान है। वहीं लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जहाँ विधानसभा नहीं होगी। उसका प्रशासन सीधे उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार करेगी। बेहतरीन। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर किसी को कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? पहली बात, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्यों का नक्शा बदलने की सर्वोच्च शक्ति है और इसमें राज्य की सहमति जरूरी नहीं है। दूसरी, भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार वो प्रशासनिक सुविधा से शुरू होकर भाषाई पहचान तक विकसित हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश का गठन एक मील का पत्थर था। बिल्कुल। और तीसरी बात, सभी केंद्र शासित प्रदेश एक जैसे नहीं होते। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकारें हैं, जबकि बाकी 5 सीधे केंद्र द्वारा शासित हैं। और अनुच्छेद 239A जो दिल्ली को विशेष दर्जा देता है, ये भी याद रखना जरूरी है।